नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों के बारे में। साथ ही साथ प्रश्न शुरू करने से पहले मैं एक और बातें शामिल करना चाहूँगा। जो छात्र हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, और जो हमारे पुराने साथी हैं वे दूसरों को भी ज़रूर शेयर कर दें। मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे। और साथ ही साथ यदि क्लास आपको बेहतर लगे तो जाते जाते एक बार कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, यस सर, हमें जो पढ़ाया गया, जो समझाया गया, या जो एक तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था वे सारा कुछ हमें अच्छे से समझ में आया हुआ है। तो आइए बात करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। सीधा आते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। यदि आप नए हैं तो एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, और मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के बारे में। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। ऐसी कौन सी पद्धति हमें अपनानी चाहिए, ऐसी कौन सी पद्धति हमें अपनानी चाहिए जो एक तरीके से जो बच्चा हकला रहा है उसका हकलाना जो है वो बंद हो जाए। तो पहला ऑप्शन कहता है परिणामकारी वाक, दूसरा ऑप्शन कहता है कि लंबित वाक, और तीसरा ऑप्शन कहता है अनुश्रुत वाक्य, और चौथा ऑप्शन कहता है प्रवर्धित वाक्य। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग साझा करिए यदि आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो भी आप एक बार ट्राई तो करते चलिए। और एक और बातें मैं कहना चाहूँगा, जो लोग हमारे साथ नए साथी जुड़ रहे हैं वे ज़रूर चैनल को ज्वाइन कर लें। और कुछ छात्र हमारे साथ नए जुड़ चुके हैं, और कुछ छात्र जो हैं लगातार इसका आंसर कर रहे हैं, और कुछ छात्र ये सोच रहे हैं कि कौन सा विकल्प को लगाया जाए। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। कुछ लोग बी के बारे में सोच रहे हैं, तो बी नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है, तो यानी कि बी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो हकलाते हैं उनकी समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, प्रवर्धित वाक से। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसका उत्तर आप लोग जल्दी से दीजिएगा, इसका भी जवाब आप लोग जल्दी से दीजिएगा। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका जा रहा है। पहला ऑप्शन कहता है अहम केंद्रित भाषा, दूसरा ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों द्वारा संक्रियात्मक संरचना, तीसरा ऑप्शन कहता है आनुवांशिकता, और चौथा ऑप्शन कहता है कि सामाजिक अंतःक्रिया। तो जल्दी से इसका आंसर साझा करिए आप लोग। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका जा रहा है। कमतर कौन सा आंका जा रहा है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। कुछ छात्र इसका आंसर दे रहे हैं और लगातार वे प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से प्रयास करते चलिए। और कुछ छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आगे मैं उनका नेम लेने वाला हूं। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी एक बार बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, कौन सा हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न के बारे में। आखिर चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, किस प्रकार के आंसर की अपेक्षा कर रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से जोड़े हैं जो संभावनाएं में देखा जाए सबसे कम है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कौन से जोड़े हैं जो इन्हीं संभावनाओं में से कम एक तरीके से हैं। तो आप लोग जल्दी से बताइएगा। पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। चॉम्स्की के साथ संबंध रख रहा है। दूसरा ऑप्शन कहता है भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं। वाइगोत्स्की की बात की जा रही है, और भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। जल्दी से इसका आंसर साझा करिए यदि आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर भी आप लोग एक बार तो ट्राई बनता है। जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। कुछ लोग सी लगाने का प्रयास कर रहे हैं,
कुछ लोग बी सोच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ए लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हमारे मित्र हैं जो चौथा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। यदि आप मेरे हिंट को समझ गए हैं तो जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप देने में बिल्कुल सक्षम हैं और ज़रूर इसका आंसर आप साझा करेंगे। और चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय साथियों, इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि पहली बार ऐसा है जो हमने देखा कि 3 क्वेश्चन चौथे ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन चौथे, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ये मत सोचिएगा कि वो चौथा ही होगा, ठीक है, नहीं तो आप जल्दबाजी में चौथा ही लगा दें। चलिए क्वेश्चन ये है कि एक शिक्षिका 2 एक समान गिलास को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा में भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों से खाली करती है और जिनमें से एक लंबा है दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है और शिक्षिका के बच्चों को कठिनाइयाँ होती हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। आंसर काफ़ी ज़्यादा कठिन है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कठिन है, इसका चाहें तो आप जवाब दे सकते हैं। बस थोड़ा से आपको ध्यान देना होगा, ज़्यादा नहीं सोचना है, बस कम सोच के आप इसका आंसर दे दीजिए। कुछ लोग जो आंसर सोच रहे हैं वे सही हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर थोड़ा से पढ़कर जल्दी से दीजिए। जल्दी से आप लोग आंसर करते चलिए। जो जिन लोगों को आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा है, वे भी शेयर करते चलें, वे भी क्वेश्चन करते चलें, क्वेश्चन का जवाब देते चलें। तो जल्दी से इसका आंसर मेरे प्रिय साथियों बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, यानी कि विकेंद्रीकरण। तो शिक्षिका के बच्चों को कठिनाइयाँ ये होती हैं विकेंद्रीकरण करने में, यही इसका आंसर हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे थे हम केंद्रित लगा देते हैं या पलटावी लगा देते हैं। कुछ लोग पलटावी इसलिए लगा रहे थे क्योंकि इन सभी तीनों में से हट के होने की वजह से क्या हो रहा था कि एक तरीके से चौथा लगाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे थे। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अब जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे वे सारे प्रश्न काफ़ी सरल होंगे, जिसका जवाब आप देने में बिल्कुल सक्षम होंगे। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? यहाँ पर ऑप्शन में है, क्वेश्चन में है गलत तरीका कौन सा है, ये आपको बताना है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना चाहिए और भाषा के प्रयोग के अवसर को उपलब्ध कराना चाहिए। इसका जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए। इसका जवाब जल्दी से आप लोग दीजिए। आप सभी लोगों के जवाब का हमें इंतज़ार है। जल्दी से इसका जवाब आप लोग देते चलिए। जल्दी से इसका जवाब आप लोग देते चलिए। चलिए कोई नहीं, पानी नहीं है। चलिए इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। यदि इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, मैंने आपको गलत वाला बता दिया। चलिए कोई नहीं, 7वें की बात करते हैं। तो ये 7वां जो था ये आपका बी था, ठीक है, मैं 8वें पे लिख दिया। तो भाषा विकास में सहयोग करने का गलत तरीका ये है कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। बिल्कुल उसकी भाषा को यदि आप अमान्य कर देते हैं तो बच्चा नहीं बोलेगा, ठीक है, आगे चलकर वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बोलने के प्रयास से बचेगा। था, फा, चा ध्वनियाँ हैं स्वनिम के, रूपिम के, लेखिम के, शब्दिम के। देखिए अभी कुछ लोग इसको नहीं पढ़े हुए हैं, कुछ छात्र हमारे जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं उन लोगों ने इसको नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका वे जवाब दें। कुल मिलाकर इसका आंसर वे ज़रूर दें। गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका गलत हो रहा है तो हमने नहीं पढ़ाया है इसलिए, तो अगर गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं इस बात के स्वीकार करता हूं कि अभी तक मैंने ऑफलाइन छात्रों को नहीं पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी इसका जवाब अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। आपके जवाब का हमें इंतज़ार है। कुछ छात्र इसका आंसर देना प्रारंभ कर दिए हैं। जल्दी से आंसर करते चलिए, जल्दी से इसका आंसर करते चलिए। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। कुछ लोगों ने सोचा कि सर ने बी लगा दिया तो इसका मतलब हमें बी लगा देना चाहिए। बिल्कुल आपने गलत सोचा था। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। था, फा, चा ध्वनियाँ जो हैं वो है स्वनिम से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। थोड़ा सा यह प्रश्न जो है बड़ा है प्रश्न और थोड़ा सा हो सकता है कठिन हो, लेकिन सरल बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
तो सरल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉमन सेंस के आधार पर इस प्रश्न को लगाना है। मैडम चाय खाती हैं, क्वेश्चन में देखिए आप समझ जाइए, इसका आंसर आप जल्दी से दीजिएगा। मैडम चाय खाती हैं वाक्य है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ की दृष्टि से गलत है। दूसरा ऑप्शन कहता है अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। इसका जवाब आप लोग जल्दी से साझा करिए मेरे प्रियजनों, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए मेरे दोस्तों। चलिए थोड़ा सा हमने छोटा प्रश्न कर दिया, साइज छोटा कर दिया, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। कुछ छात्रों ने इसका जवाब दिया है और वे बिल्कुल सही हैं, ठीक है, लेकिन कुछ छात्र गलत हो सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, क्योंकि वाक्य विन्यास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो थोड़ा सही है, लेकिन अगर अर्थ में देखा जाए तो मैडम चाय खाती नहीं है, मैडम चाय पीती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का भी जवाब अगर चाहें तो आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, ट्राई तो करिए। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित में से सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बन सकता है। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। एक बार फिर से मैं प्रश्न पढ़ना चाहूँगा और आपका ध्यान आकर्षित करवा चाहूँगा कि शिक्षक के अलावा निम्नलिखित में से सभी को करते हुए समस्या का समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है, यानी कि बन सकता है। तो पहला ऑप्शन कहता है जब विद्यार्थी से कोई कार्य कराने की कोशिश कर रहे हों तो उनमें से परिपूर्ण की अपेक्षा करने। दूसरा ऑप्शन कहता है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, और तीसरा ऑप्शन कहता मुक्त खेल के लिए समय देने, और चौथा ऑप्शन कहता है यहाँ पर कि सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। कुछ छात्रों का यह प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, शिक्षक के अलावा और कौन क्या कर सकता है कि सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए। जल्दी से इसका आंसर आप बता दीजिए, यदि आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर भी एक बार तो जवाब तो देना ही चाहिए, यानी ट्राई तो करना ही चाहिए। जल्दी से मेरे प्रिय साथियों इसका जवाब दीजिए, आपके जवाब का हमें इंतज़ार है। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं चाहूँगा उनका नेम लेने पहले, जैसे कि बात करते हैं पूजा भारती जी के बारे में बात करते हैं, और बात करते हैं पूजा साक्य जी के बारे में बात करते हैं, अर्चना जी के बारे में बात करते हैं, अर्चना 1 और अर्चना 2 जी, यानी कि कहने का मतलब ये है अर्चना तोमर जी, और अर्चना जी के बारे में बात करते हैं, निकिता जी के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद बात करते हैं ललिता जी के बारे में बात करते हैं, और रीना जी के बारे में बात करते हैं, और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं छात्र, जैसे कि डिम्पल जी के बारे में बात करते हैं। डिम्पल जी जो हैं हमारे ऑनलाइन छात्र, मतलब ऑनलाइन हमारे यहाँ पढ़ती हैं, और वे लगातार हमारी सारी क्लासेस को फॉलो करती हैं, चाहे वो शशि GS एकेडमी पर कोई चीज़ें शेयर किया जाए, चाहे वो ओनली टेट वाले चैनल पर कुछ भी शेयर किया जाता है, वे बड़े अच्छे से उसको देखते हैं और समझते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर देते हैं। ये बड़ी ही अच्छी आदत है, क्योंकि पढ़ने के बाद फीडबैक देना चाहिए, यदि अच्छा लग रहा है, अगर नहीं लग रहा है तो फिर भी एक बार फीडबैक देना चाहिए। सुधारात्मक कोई प्रक्रिया अपनाना हो तो मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को ऐसी चीज़ें करना चाहिए। बाकी आप 1947 से आज़ाद हैं, आपको जो मन करता है वो आप कर सकते हैं। तो बात करते हैं प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न कह रहा है कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं: प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण और श्रेणीकरण। थोड़ा से प्रश्न जो है अटपटा है, लेकिन इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, यानी कि जवाब आपको देना है। यदि आपको आ रहा है तो फिर भी, नहीं आ रहा है तो फिर भी। कुछ छात्र ये सोच रहे हैं कि हमारे सारे प्रश्न गलत हो रहे हैं। देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा से 2-3 दिन से मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा से कठिन प्रश्नों के बारे में भी अवगत करा दूँ, ताकि आप भली भांति सारी चीज़ों को समझ सकें। आगे चलकर आपको ऐसा ना लगे कि जब आप पेपर में बैठे कोई कठिन क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको छोड़कर चले आएँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपको हर चीज़ों के बारे में अवगत कराना, ताकि हर चीज़ों के बारे में यदि आपको पता होगा तो आप
जब पेपर में बैठेंगे तो आप प्रश्न को जो नहीं भी आता रहेगा उसको भी आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कठिन हो सरल हो, यानी कि धूप हो छाँव हो, हर चीज़ों के बारे में बताना। तो यहाँ पर जल्दी से इसका आंसर साझा करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में अगर देखा जाए तो पूर्व प्रक्रमण और श्रेणीकरण, और बी कहता है प्रतिक्रिया चयन, और उसके बाद ए कहता है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। जल्दी से आप लोगों को हमने बता दिया है इसका आंसर। चलिए आप बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान का विशेष चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होता है, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है, और चौथा ऑप्शन कहता है समस्या मौलिक होती है। जल्दी से इसका जवाब आप लोग साझा करिए। यदि आ रहा है तो फिर भी, नहीं आ रहा है तो फिर भी साझा तो करना ही चाहिए। यहाँ पर एक और बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप पुराने हैं तो जो छात्र नहीं आए हैं उनको जल्दी से शेयर कर दीजिए। यदि आपको नहीं आ रहा है तो जल्दी से इनको शेयर कर दीजिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। कुछ छात्रों ने इसका जवाब देने का प्रयास किया है जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से ही दिया जाता है, यही इसका विशेष उपागम है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अब अगला प्रश्न हमसे किस प्रकार की अपेक्षा कर रहा है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही साधारण प्रश्न है, बड़ा ही एक तरीके से प्यारा प्रश्न है। जल्दी से इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान और वाक्य और रूपिम। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अगर आप चाहें तो इस प्रश्न को आराम से अपने कॉमन सेंस के आधार पर बिना ज़्यादा सोचे हुए इसका जवाब आप दे सकते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर साझा करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। कुछ छात्र इसका आंसर देना शुरू कर दिए हैं, तो जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे छात्रों ने सही जवाब भी दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। कुछ छात्र यहाँ पर रूपिम सोचने लगे थे, और कुछ छात्र संकेत सोचने लगे थे, और वाक्य सोच रहे थे। ठीक है, सोचना एक अलग बात है, लेकिन जवाब देना एक अलग बातें हैं। ठीक है, सोचना तो हर विकल्प के बारे में हमें पड़ता है, लेकिन जवाब कौन सा देना होता है, जो अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रियाएं क्या होनी चाहिए। मेरे हिसाब से इसका जवाब गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना यही चाहिए या उचित होगा। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, क्या आप कहेंगे, मतलब कौन सी प्रतिक्रिया आप अपनाएंगे। जवाब सही होना चाहिए। तब तक मैं आप सभी लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। कुछ लोग शेयर कर रहे हैं तो शेयर कर दें। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग। और बहुत सारे छात्र हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, जैसे कि बात करते हैं अर्चना तोमर जी के बारे में बात करते हैं, निकिता जी के बारे में बात करते हैं, और डिम्पल जी के बारे में बात करते हैं, और पूजा भारती जी के बारे में बात करते हैं, पूजा साख्या जी के बारे में बात करते हैं, रीना रानी जी के बारे में बात करते हैं, और डिम्पल जी के बारे में बात करते हैं। ऐसे तमाम छात्र हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, और इसी तरह से वे लोग लगातार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। और एक दिन की बात नहीं है, लगातार वे जब से हमारी क्लासेस प्रारंभ हुई तब से वे जुड़ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों की सराहना करता हूं इस बात के लिए कि वे लोग टाइम निकालकर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वे अपने क्लास को अटेंड करते हैं। ये बड़ी ही अच्छी बात है और बड़ी ही मेहनत वाली बात है। और जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन आपके खुशी के आंसू आएंगे, इस बात की मैं दावा करता हूँ। ठीक है, जो आप परिश्रम कर रहे हैं उसका फल जब आपको जिस दिन मिलेगा उस दिन खुशी के आंसू आप
एक बार तो रोएंगे ज़रूर। आपको लगेगा कि वाकई में हमने जो मेहनत किया था प्रवीण सर के साथ वाकई में बड़ा ही अच्छा था। ठीक है, चलिए इसके जवाब के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं, यही आपकी प्रतिक्रिया होगी और कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चे द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जवाब जल्दी से इसका दीजिएगा। पहला ऑप्शन कहता है कि संकल्पनाएं संवेगात्मक रूप से सुव्यवस्थित होती है। दूसरा ऑप्शन कहता है संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था होती है। और तीसरा ऑप्शन कहता है संकल्पनाओं की प्रकृति पदानुक्रमिक नहीं होती है और संकल्पनाएं वैयक्तिक नहीं होती हैं। यहाँ पर संकल्पनाएं का मतलब ये हो जाता है कॉन्सेप्ट की बात करते हैं या एक तरीके से इमेजिनेशन भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप एक तरीके से कॉन्सेप्ट ही समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसका जवाब आप लोग दीजिए, यदि आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर भी आंसर तो देना ही चाहिए। चलिए जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। और बहुत सारे छात्र इसका जवाब दे रहे हैं और बहुत सारे छात्र इसका गलत जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे आप लोगों ने इसके बारे में वैसे पढ़ा है, भाषा और चिंतन वाला चैप्टर है। देखिए ये भाषा और चिंतन वाला चैप्टर है, हमने आपको पढ़ाया है शायद। यदि नहीं पढ़ाया है तो गलत हो रहा है, तो आप खुशी हो जाइए कि अभी तो सर ने नहीं पढ़ाया इसलिए गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा बी सही कि बच्चे द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वो है संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था होती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे किस प्रकार की अपेक्षाएं कर रहा है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है मेरे प्रिय साथियों, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि चिंतन में डैश डैश शामिल है। प्रतिमा, भाषा, कल्पना, प्रतिज्ञप्ति। दूसरा ऑप्शन कहता है कि प्रतिमा, कल्पना, संकल्पना, प्रतिज्ञप्ति। और तीसरा ऑप्शन कहता है कल्पना, भाषा, संकल्पना, प्रतिज्ञप्ति। और चौथा ऑप्शन कहता है प्रतिमा, भाषा, संकल्पना, प्रतिज्ञप्ति। देखिए ये सबसे कठिन प्रश्न है। इसके बाद कोई भी कठिन प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है इससे हार्ड आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ये सबसे कठिन प्रश्न मैं आपको ढूंढ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद इससे हार्ड आपके एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, इतना एग्जामिनर आपको गलत मतलब कि कठिन प्रश्न नहीं देगा। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। कुछ छात्र इसका जवाब दे चुके हैं और कुछ छात्र सोच रहे हैं कि कौन सा विकल्प मैं लगाऊं, तुक्का लगाऊं या थोड़ा से समझ के लगाऊं। तो मैं तो ये चाहूँगा आप समझ कर लगाइए। तुक्का लगाने पे आप जानते हैं कि गलत हो जाता है, लेकिन कुछ छात्र होते हैं जिनका कई बार सही भी होता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्पना, भाषा, संकल्पना और प्रतिज्ञप्ति ये चिंतन में शामिल हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। इसका जवाब बड़ा अच्छा था। आपने देखा अगर प्रतिमा आप काट देते, प्रतिमा मतलब हो जाता है मूर्ति हो जाती है। ठीक है, प्रतिमा मतलब मूर्ति भाई। जैसे आप बोलते हैं कि गांधी जी की प्रतिमा वहाँ पर बनी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर तीनों गलत हो गया। ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा से यहाँ पर कॉमन सेंस नहीं लगाया। चलिए बात करते हैं 17 क्वेश्चन के बारे में, मतलब 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है। तर्कणा, समस्या, सामान्यीकरण, स्मृति। जवाब जल्दी से आप लोग दीजिए, जवाब इसका जल्दी से दीजिए मेरे प्रिय साथियों। सबसे कम चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है। सबसे कम महत्वपूर्ण जवाब आपको देना है तर्कणा, रीजनिंग, समस्या, प्रॉब्लम, स्मृति यानी कि मेमोरी, और सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन। मुझे लगता है कि इसका जवाब आप लोग दे लेंगे और बहुत सारे छात्र इसका जवाब देना प्रारंभ कर दिए हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। कुछ छात्रों ने सी लगा दिया है, कुछ छात्रों ने सी लगा दिया है। बिल्कुल, जिन छात्रों ने सी लगाया है वे लोग राइट हैं। कुछ छात्रों ने सी लगा दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है मेरे प्रिय साथियों कि सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है। मॉडलिंग से है, अनुकरण से है, अभिसारी चिंतन से है, अपसारी चिंतन से है। तो इसका जवाब गलत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है, आप लोग जल्दी से बता दीजिए मेरे प्रिय साथियों। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अभिसारी और अपसारी चिंतन। आज क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग कमेंट करके कमेंट में अभिसारी चिंतन अपसारी चिंतन के बारे में डिस्क्राइब में लिखिएगा, ठीक है, बिना पढ़े हुए बिना देखे हुए जो आपको याद होगा, ठीक है। तो थोड़ा से एक बार आप दीजिएगा इसका जवाब। देखते हैं कि कितने छात्र हैं जिन्हें अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन पता है। जिन्हें अगर अनुकरण भी पता है तो वे भी अपना जवाब दे सकते हैं कमेंट में। जिन्हें मॉडलिंग पता है वे भी जवाब में दे सकते हैं कि क्या होता है मॉडलिंग। चलिए इसके जवाब के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, डी सही हो जाएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं दो और प्रश्नों के बारे में। चिंतन अनिवार्य रूप से एक है संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक है, मनोगतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है और भावनात्मक व्यवहार है। जवाब इसका जल्दी से आप लोग दीजिए मेरे प्रिय साथियों, जवाब इसका जल्दी से दीजिए। बहुत सारे छात्र जवाब देना प्रारंभ कर दिए हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर देते चलिए। चलिए कुछ छात्रों ने इसका जवाब दिया है, उनके जवाब का एक बार हम देख लेते हैं। कुछ छात्रों ने इसका आंसर दिया है जो कि पहला दे दिया है। कुछ छात्रों ने इसका आंसर अगर देखा जाए तो पहला दे दिया है। कुछ छात्रों ने इसका आंसर अगर देखा जाए तो पहला दे दिया है जो कि पहला ही सही होगा, जो कि पहला ही सही होगा। चिंतन अनिवार्य रूप से एक है संज्ञानात्मक गतिविधि है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ये होगा आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। चलिए एक और प्रश्न देख लेंगे तो उसके बाद दो प्रश्न देख लेते हैं उसके बाद। तो निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की मनोवैज्ञानिक समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो पहला ऑप्शन कहता है प्राकल्पना का निर्माण करना। दूसरा ऑप्शन कहता है प्राकल्पना का परीक्षण करना। तीसरा ऑप्शन कहता है कि समस्या के प्रति जागरूकता लाना और चौथा ऑप्शन कहता है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। इसका जवाब मेरे प्रिय साथियों जल्दी से आप लोग दीजिए, जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। आपके जवाब का हमें इंतज़ार है। बहुत सारे छात्र इसका आंसर दे रहे हैं और कुछ ना कुछ वे सोचकर ही दे रहे हैं, मुझे पता है। और जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। थोड़ा से अगर आप माइंड लगाएं और ज़्यादा माइंड ना लगाएं तो ठीक है, आराम से सामान्य चीज़ें आपका ध्यान, अगर आप ध्यान से इस प्रश्न का जवाब इस प्रश्न का जवाब ढूंढिए, आपको तुरंत मिल जाएगा, बिल्कुल आपको दिक्कत भी नहीं होगी। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है? वो है तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि समस्या के प्रति जागरूकता की बात करते हैं हम। चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न के बारे में और लास्ट प्रश्न हमारा होगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर मेरे प्रिय साथियों साझा करिएगा। चिंतन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिंतन का संबंध वास्तविकता से है। चिंतन तर्क प्रधान होता है। चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका जवाब आप लोग जल्दी से दे दीजिए, कौन सा सही हो जाएगा और जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आप लोगों के आंसर का हमें इंतज़ार है, जल्दी से आप लोग देते चलिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर देते चलिए, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। चलिए इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जिस तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए। आप सभी लोग जिस तरह से हमारा सहयोग कर रहे हैं इसी तरह से आप सहयोग करते चलिए। यदि आपको क्लासेस बेहतर लग रही हैं तो जाते जाते एक बार कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, एक बार अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का हमें बहुत ही अच्छे से इंतज़ार रहेगा। आज के लिए क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।